नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 7वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण गणित के 10 प्रश्न। 7वें सप्ताह की शुरुआत होती है आपके प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। एक मशीन, औसतन कोई मशीन है, यह औसतन 2935 पेंच प्रतिदिन बनाती है। प्रतिदिन से अर्थ यहाँ पर होता है कि एक दिन में बनाए जाने वाले पेंचों की औसतन संख्या। अब पूछा यह जा रहा है कि अगस्त 2022 में, अगस्त एक माह होता है वर्ष का, तो अगस्त 2022 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए यह आपको बताना है। तो यहां पर जो जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई है वह यह है कि मशीन एक दिन में कितने पेंच बनाती है। तो मशीन एक दिन में औसतन 2935 पेंच बनाती है। अब अगस्त 2022 में बनाए गए पेंचों की संख्या हमें निकालना है। तो अगस्त 2022 में कितने पेंच बनाएगी वह मशीन, तो हम क्या करेंगे, 2935 से अगस्त माह के दिनों की संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहां पर 2935 गुणित अगस्त माह के दिन। अगस्त माह में कितने दिन होते हैं, अगस्त माह में दिनों की संख्या होती है 31। और यदि आप 2935 का 31 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90,985। तो इतने पेंच उस मशीन के द्वारा अगस्त माह में बनाए जाएंगे। यह है आपका आंसर। तो आंसर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पर, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में इतना दही भरा हुआ है। 20 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इससे भरा जा सकता है। इस बर्तन में जो दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इस दही को यदि आप 20 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास में भरे तो ऐसे कितने गिलासों की आपको आवश्यकता होगी, यह आपको पता लगाना है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। आपका जो बर्तन है दही का, उसमें दही कितना दिया हुआ है। बर्तन में दही की मात्रा है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को हमने यहां पर लिख लिया। 4 लीटर 500 मिलीलीटर ml को आप और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, इस प्रकार से भी यह लिखा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है कि जो आपका ग्लास है जिसके अंदर आपको इस सारे दही को खाली करना है, गिलासों की संख्या ज्ञात करना है, उसमें से एक गिलास जो है उसकी क्षमता कितनी है। तो एक गिलास की यहां पर क्षमता दी गई है 20 मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर का एक गिलास है। अब हमें ज्ञात करना है गिलासों की संख्या। तो गिलास की जो संख्या है वह किस प्रकार से आएगी, दही की कुल मात्रा, जितनी भी मात्रा में दही है उसमें आप भाग लगाएंगे एक गिलास की क्षमता का। एक गिलास की क्षमता से अर्थ है कि 20 मिलीलीटर धारिता वाला जो गिलास है उसका आप भाग इसमें लगाएंगे। तो चलिए भाग लगाते हैं। दही की कुल मात्रा है हमारी 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, और इसमें आपको भाग लगाना है 20 मिलीलीटर का। 20 मिलीलीटर क्या है, एक गिलास की क्षमता है। ठीक है। अब यहां भाग लगाने के लिए हमेशा एक जैसी राशि होना चाहिए, या तो ये सारा लीटर में हो या सारा मिलीलीटर में हो, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा होने में दिक्कत क्या आ रही है, यहां पर मिलीलीटर है, यहां पर मिलीलीटर है, लेकिन यहां पर लीटर है। तो इस लीटर को आपको चेंज करना होगा मिलीलीटर के अंदर। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर।
कितना होता है, 1 लीटर का मान, 1 लीटर की वैल्यू यदि मिलीलीटर में देखी जाए तो 1000 मिलीलीटर होता है। इस हिसाब से 4 लीटर का मान क्या हो जाएगा, तो 4 लीटर बराबर हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो 4 लीटर को हम क्या लिख देंगे, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर और बटे में यहाँ पर 20। तो 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, इन दोनों को अब आप जोड़ सकते हैं। समान राशियां जब आ जाएगी, समान इकाई वाली राशि आ जाएगी, तब इनका योग आप कर सकते हैं। अब आप इनका योग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4500 मिलीलीटर और इसमें भाग लगाएंगे आप 20 मिलीलीटर का। तो यहाँ पर आपका मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई और 2 का भाग 450 में जब आपने लगाया तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 225। तो 225 गिलास की आपको आवश्यकता होगी। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका और यह एक IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 की ओलंपियाड और नेस दोनों के एग्जाम में यह आपसे पूछा जाए। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो क्या कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो वह संख्या क्या कहलाती है। तो आपको वन वर्ड में ही यहां पर याद रखना है कि वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। या आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, तो संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना होता है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि संपूर्ण संख्या के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से इसे आप समझेंगे। यहां पर हम समझते हैं तो हमारा आंसर तो यहां हो चुका है संपूर्ण संख्या। अब 6 एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का यदि उदाहरण देखें तो 6 एक संपूर्ण संख्या है। हम 6 के गुणनखंड निकालते हैं और जो इसकी डेफिनेशन है इसको कंप्लीट करके देखते भी हैं। तो 6 के यदि गुणनखंड निकालें, क्या निकालना है हमें, 6 के गुणनखंड देखते हैं। तो 6 के गुणनखंड तो ये होते हैं आपके जिन जिन संख्याओं का भाग 6 में चला जाता है वे सभी 6 के गुणनखंड है। 1 होता है, 2 होता है, 2 का भाग भी 6 में चला जाता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आती है और स्वयं 6 के पहाड़े में 6 आती है। तो ये सब क्या है, ये सब है 6 के गुणनखंड। अब इनका योग करते हैं, ठीक है। इन सभी गुणनखंडों का क्या करते हैं, योग। तो 1 धन 2 धन 3 धन 6। तो आप इन्हें जोड़ेंगे, कितना हुआ, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो ये 12 क्या है, ये 12 है, इस 6 का क्या रिलेशन है 12 के साथ, तो 6 का दुगना है, 6 का दुगना है, क्या है 12, 6 का दुगना है 12। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो। तो इसके गुणनखंडों का योग 6 के गुणनखंड निकाल ले, इनका योग कर दिया तो जो इनका योग आया वह इस संख्या का दुगना है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और 6 को इसलिए हम संपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। यदि आपको संपूर्ण संख्या यहां पर दी जाए कि निम्न में पहचानिए कि संपूर्ण संख्या क्या है, तो आपको 6 ऑप्शन जरूर दिया होगा, आपको 6 ऑप्शन पर टिक करना है और इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, 2 टैंकरों में क्रमशः 425 लीटर और 340 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता है जो इन दोनों टैंकरों के पेट्रोल को पूरा नाप सके। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाह रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक टैंकर है, यह एक कोई बर्तन है, जिसे आप टैंकर भी कह सकते हैं, बड़ा है बर्तन। तो यहाँ पर इसके अंदर लीटर में 425 लीटर पेट्रोल है और एक और बर्तन है यहाँ पर,
और इस बर्तन के अंदर कितना पेट्रोल है? 340 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में यह जानना चाह रहा है कि आपके पास कोई ऐसी माप है क्या? कैसी माप? जो इन दोनों को पूरा पूरा नाप सके, मतलब मापने पर उसमें कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा मप जाना चाहिए, पूरा मापा जाना चाहिए। ऐसी आपको कोई माप निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों दिए गए डाटा का एचसीएफ निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो कुल मिलाकर हमें 425 और 340 इन दोनों का क्या निकालना होगा? 340 का आपको निकालना होगा एचसीएफ, जिसे आप महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो 425 और 340 का महत्तम कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप लिखिए शुरुआत में छोटी संख्या 340 और ऐसा कॉमा लगाइए और लिखिए 425। ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप इन दोनों संख्याओं में कोई एक ऐसी संख्या देखिए जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, इन दोनों संख्याओं में उस संख्या का भाग जा सके। तो आपके पास कोई ऐसी संख्या है, क्या आप 2 का भाग इसमें दे सकते हैं? तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा। यह एक सम संख्या है। 340 कैसी है? एक सम संख्या है। और 425 कैसी है? एक विषम संख्या है। तो आप यहां पर सम और विषम को यदि जानते हैं तो आप समझ जाएंगे इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग सम संख्याओं में ही जाता है। 3 का भाग सम में नहीं। यहां पर इनका योग करके देख लो, 4 3 7, मतलब इसका योग 7 है, इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, यहां पर भाग जाएगा आपका 5 का। 5 का भाग इसमें लगाइए, तो 5 से आप भाग लगाएंगे, 5 छके 30 होता है। उसके बाद 4 5 40, तो 68 बार। 5 का भाग इसमें लगाया तो 5 से 8 बार 40 और 5 25 85 आ चुका है। अब आपको अगेन वही क्रिया दोहरानी है। अब 68 और 85 इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग दोनों में जा सके, तो वह संख्या आपको देखना है। अब आप सीधे सीधे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 17 पर। 17 का यदि आप पहाड़ा बोलें, 17 की टेबल देखें तो उसके अंदर 68 भी आता है और 85 भी आता है। मतलब 17 चौको 68 और 17 पंजे 85, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके टेबल में आता है। अब यहां पर आप और आगे बढ़ें तो क्या 4 और 5 कोई एक संख्या की टेबल में आते हैं? कोई एक नंबर के पहाड़े में 4 और 5 दोनों आते हैं? तो अब कोई भी 4 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता और 5 की टेबल में 4 भी नहीं आता और किसी दूसरे अंक की टेबल में ये दोनों भी नहीं आते। तो आपका यहाँ पर होता है एंड। कुल मिलाकर जो आपका जो एचसीएफ है वह आ जाएगा 5 गुणित 17, 17 पंजे 85। तो इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 85। 85 कहाँ पर दिया गया है? 85 आपको दिया गया है यहाँ ऊपर सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो 85 लीटर की वह माप है। कैसी माप? 85 लीटर की माप से यदि आप 425 को नापें और 340 को मापें तो मापने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा, बराबर बराबर मापा जा सकता है। तो आपसे पूछिए अधिकतम धारिता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ निकालना होता है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे? यह आपको फाइंड करना है, यह आपको ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या है? यदि आप प्रारंभ में उत्तर की ओर देख रहे हो, आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, और यदि नहीं है तो होना चाहिए। ये आपकी पूर्व होती है जिसे आप ईस्ट कहते हैं, ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है और ये आपकी साउथ होती है, और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। इस प्रकार के हम सैकड़ों क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे और करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं? यहाँ खड़े होकर इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आपकी आंखें किधर है? नॉर्थ दिशा की ओर है।
और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा से मतलब घड़ी किस दिशा में घूमती है ये आपको जानकारी होगी। घड़ी के जो कांटे होते हैं वह इस दिशा में घूमते हैं, ये घड़ी के घूमने की दिशा है। इसके जो कांटे होते हैं वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। आपको इस तरफ घूमना है। किस तरफ घूमना है, इसके विपरीत दिशा में इधर घूमना है। विपरीत बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, आप इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज बोलेंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होगी। तो आपको इस तरफ घूमना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उनको पहले समझिए। घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। अब आप कहाँ थे, आप यहाँ थे और इस तरफ देख रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आप घूम गए पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर तो आप तो यहीं के यहीं घूम जाएंगे, नहीं, इस प्रकार से आपको नहीं घूमना है। आपको कैसे घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। आपकी घड़ी ऐसे चलती है तो आपको इस दिशा में घूम कर आना है। कुल मिलाकर आप इस दिशा में देख रहे थे, इस दिशा में देखने के बाद आप अब 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। समकोण घूमना है, ठीक है। एक समकोण घूमे तो आप कहाँ आ गए, हमने बताया आपसे कि आपको इस तरफ घूमना है, उल्टी दिशा में, ठीक है। उल्टी दिशा मतलब यहां से यहां घूमना है, यहां से यहां घूमना है और यहां से यहां, इसको उल्टी दिशा बोलेंगे घड़ी की। तो आप यहां थे, अब आपका मुंह इस तरफ हो गया, आप वेस्ट में, आप नॉर्थ में देख रहे थे, आप यहां पर वेस्ट में देखने लग जाएंगे, मतलब एक 90 डिग्री का कोण आप यहां पर घूम गए। जब आप यहां से अगेन 90 डिग्री का कोण घूमेंगे तो आप कहां चले जाएंगे, आप चले जाएंगे यहां पर साउथ में। तो यहां पर फिर आप एक 90 डिग्री का कोण घूम जाएंगे और अगेन आप एक 90 डिग्री का कोण और घूमेंगे तो आप किधर देखना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ। तो यहां पर फिर एक 90 डिग्री का कोण घूमा, तो कुल मिलाकर आप पूर्व की ओर घूम जाएं। पूर्व की ओर घूमने के लिए कुल मिलाकर आपकी जो डायरेक्शन यह थी, इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में लाना है और इस तरह से घूमकर आना है। तो आप 1, 2 और 3, 190, 190 और 190, 3 90 डिग्री के कोण घूमकर इस दिशा में आए हैं। तो यहाँ पर कोणों की संख्या पूछी जा रही है कि कितने 90 डिग्री के कोण घूम गए, तो आप यहाँ पर 3 90 डिग्री के कोण घूमकर पूर्व दिशा की ओर आएंगे, या पूर्व दिशा की ओर लास्ट में आपकी देखने की पोजीशन होगी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 81 आएगा, जो कि एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, सरिता को केक का 2 सही 1/2 भाग मिला और आशा को 1 सही 1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला, यह आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर दिया क्या गया है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। सरिता का भाग, सरिता को जो केक का भाग मिला वह मिला 2 सही 1/2। तो यह 2 सही 1/2 यह एक मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को जब सॉल्व किया जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है, यह 2 सही 1/2। तो आपको क्या करना है, इस 2 का इस 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4, जो भी संख्या हो यहाँ पर उन दोनों का गुणा करना है। तो 2 दूना 4 और इसमें इसे प्लस कर देना है, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा। तो यह फाइनली भिन्न के रूप में बदल गया, तो 5/2 हो चुका है। इसी प्रकार से 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और उसमें 1 जोड़ा तो 3 और 1 4/3 ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमें फाइनली यह देखना है कि केक का कितना भाग दोनों को मिला। तो दोनों को कुल भाग जो मिला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल भाग प्राप्त हो जाएगा। तो 5/2 में हम जोड़ेंगे 4/3। अब आपको भिन्नों का योग करना आता होगा। भिन्नों का योग करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम है 2 और 3 का, वह हो जाएगा 6। तो 2 का भाग आप 6 में लगाएंगे, 3 बार गया, और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15, प्लस 3 का भाग 6 में लगाया 2 बार, 2 का 4 में गुणा किया तो 8। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 15 और 8 आपका हो गया यहाँ पर 23/6। तो 23/6 भाग आपका यहाँ पर आंसर
आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर और प्लस में 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, यह आपको बताना है। अब पैंट के लिए और शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा, कमीज के लिए, उन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 94। कमीज के लिए कितना कपड़ा था, तो कमीज के लिए जो कपड़ा था उसकी मात्रा थी, उसकी लेंथ थी 4 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद पैंट के लिए जो कपड़ा खरीदा उसकी जो लेंथ थी, जो लंबाई थी, वह थी 3 मीटर और साथ में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यह दिया गया है 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। आपको कुल लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इसमें इसे जोड़ना है, इसमें इसे जोड़ना है। तो आप या तो मीटर में मीटर जोड़ दीजिए और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आपको यहाँ पर सारे मीटर में। ठीक है, वो सारे मीटर में दिए गए, इसलिए इसे आपको यहाँ पर सबको मीटर में चेंज करना होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका अर्थ ये है, आप गहराई से मेरी बात को समझ जाना तो आपको लाइफ टाइम बहुत बड़ा यहाँ से ट्रिक मिल जाएगा कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का अर्थ है कि आपकी कोई राशि है, वह राशि स्टार्ट होती है 1 मीटर से, 1 सेंटीमीटर से, और 1 सेंटीमीटर से चलते चलते वह पहुंच जाती है 99 सेंटीमीटर तक। तो 99 सेंटीमीटर तक तो चलेगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़े इससे, तो आपका हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो अब आप इसे 100 सेंटीमीटर ना लिखते हुए अब लिखेंगे 1 मीटर। तो जो सेंटीमीटर होता है वह 1 से लेकर 99 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और जैसे ही 100 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी 2 डिजिट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 01, 02, 03, 04 इस प्रकार से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, हम इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसे ऐसा लिखेंगे 3 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर। यदि आप इसको ऐसा लिखना सीख गए तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे मैं इसको अगेन आपको दिखाता हूँ लिख के। ठीक है, तो जो कमीज है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि आप इसको पूरे को मीटर में लिखना चाहें, किसको, इस पूरे को मीटर में लिखना चाहें, इसको और इन दोनों को मिलाकर, तो आप लिखेंगे 4.30 मीटर। क्या लिखेंगे, 4.30 मीटर। और जो पैंट का कपड़ा था उसकी जो लंबाई थी 3 मीटर, तो 3.05 मीटर ऐसा लिखा जा सकता है। बात समझ गए होंगे। हमेशा इसको 2 डिजिट में ही लिखना है। अगर नहीं दी है तो आगे 0 लगाकर इसे 2 डिजिट में बना लो और इस सेंटीमीटर को ऑटोमेटिक आप मीटर में ऐड कर दीजिए दशमलव लगाकर। अब आपको इन दोनों का योग कर देना है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 4, 3, 7। तो फाइनली 7.35 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 7.35 मीटर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर आपका 7.35 मीटर लिखा हुआ है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ
घूमकर क्या करते हैं, चारों तरफ घूमकर, चारों तरफ चक्कर लगाकर आते हैं, तब वह कहलाती है। आपको इसका आंसर इन चारों ऑप्शनों में से देना है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए इस प्रकार की कोई आकृति है, ठीक है, इस प्रकार की कोई आकृति है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और वापस यहाँ आ गए, ठीक है, इसी पॉइंट पर। तो आपने जो चक्कर लगाया, ठीक है, परिसीमा के अनुदेश चलते हुए बंद आकृति बनती है। यह बंद आकृति से अर्थ है कि इसका कोई मुंह खुला हुआ नहीं है। जब आप उस आकृति के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तब इस चक्कर को आप क्या कहेंगे? तो इस चक्कर को हम कहेंगे परिमाप। आप एक शब्द में ही इसे नोट कर लीजिए कि इसे हम कहेंगे परिमाप। अब क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 17 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट से सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट आएंगे। 350 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 30 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल व्यय है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो आंसर नंबर आपका 117। आपको मैं यहां पर चित्र बनाकर दिखाता हूं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ये आपका रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये बगीचा है। तो ये जो बगीचा है, ये कैसा बगीचा है? ये वर्गाकार बगीचा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसकी एक भुजा की माप कितनी दी गई है? तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 350 मीटर। एक भुजा की माप 350 मीटर है। यदि ये ए है, यदि ये ए है, यदि ये ए है और ये है, तो यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होगी और उनकी एक की माप 350, इसके मतलब सभी की माप 350 मीटर है। अब दिया गया है कि इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। बाड़ से अर्थ है कि इसके चारों ओर तार फेंसिंग करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दीवार भी बनानी हो, कह सकता था, वो कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर आपको बाड़ लगानी है। अब बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 30 रुपए प्रति मीटर है। अब वे 30 रुपए 30 प्रति मीटर से क्या अर्थ है? इससे ये अर्थ है कि एक मीटर बाड़ का जो खर्च है वो कितना है? वह खर्च है आपका 30 रुपीस। कितना है? 30 रुपए 1 मीटर का खर्च। तो आपको अब इसके आसपास बाड़ लगानी है। तो आसपास बाड़ लगानी है तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो हम इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप का अर्थ अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि सभी को बाहर बाहर का योग कर लेना है। कुल मिलाकर 350 धन 350 धन 350 धन 350, या आप सूत्र यदि जानते हैं वर्ग के परिमाप का, तो 3 ए भुजा गुणित 4, मतलब एक भुजा का मान और उसमें 4 का गुणा, या फिर 350 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 350 का यदि आप 4 से गुणा करें तो 3 चुकू 12 और 50 के 4 टुकड़े 200, वो तो 12 और 2 1400। ये हो गया आपका 1400 मीटर का परिमाप। इसका अर्थ है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, इधर जाएं और वापस यहाँ पर आए, जोड़ते हुए सारों को यहाँ पर आ जाएं, तो आपको इसका जो टोटल है वह मिल जाएगा यहाँ तक आने का 1400 मीटर, 1400 मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना दिया है? 1 मीटर का खर्च है 30 रुपए। तो 1400 मीटर का खर्च क्या होगा? तो 1400 गुणित आप कर देंगे यहाँ पर 30। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा 14 तिया 42 और ये 3 जीरो आपकी, तो 42,000 रुपए। 42,000 रुपए इसकी बाड़ लगाने का खर्च आपको आएगा। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 112, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 112 मैंने कह दिया था, यहाँ पर 122 है।
एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है। आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एक वर्ड का ध्यान रखना है। कैसा भूखंड है? वर्गाकार भूखंड है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा यह आपको बताना है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 16 मीटर दी गई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका आंसर नंबर 122। ठीक है, इस प्रकार का यह आपका मान लीजिए भूखंड है और भूखंड कैसा है? यह आपका भूखंड है वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार भूखंड की विशेषता क्या होती है? वर्गाकार आकृति की विशेषता क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई मतलब ए बराबर दिया गया है 16 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा और उसका वर्ग कर दिया जाए। तो भुजा क्या है इसकी? 16 मीटर और इस 16 मीटर का हमने कर दिया वर्ग। तो यहाँ पर 16 गुणित 16 हो गया और साथ में मीटर गुणित मीटर हो गया। ऐसा आप समझ सकते हैं, मीटर का 2 बार गुणा और 16 का 2 बार गुणा। 16 का यदि 16 से गुणा करें तो आ जाएगा 256 और यदि मीटर का मीटर से गुणा करें तो मीटर की घात 2। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर 256 मीटर आ जाएगा। यह आपके बी ऑप्शन में 256 मीटर दिया गया है। आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और आपको यदि ये वीडियोस बेहतर लगते हैं तो इन वीडियोस को आपको रोकना नहीं है, सभी ग्रुप्स में शेयर करना है, सभी बच्चों को यह वीडियो मिल सके ऐसा आपको प्रयास करना है। और वीडियो बेहतर है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और आपको इन वीडियोस में कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बराबर सॉल्यूशन दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं वे सारे देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के आपके सप्ताहवार माहवार वीडियो डले हुए हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।